नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, लगातार ये सवाल उठ रहा था, उठा हुआ है और आगे भी उठेगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये जो जैन जी का मामला है, जो जंतर मंतर पर हुआ था, जिस तरह का उनके बच्चों के साथ एक क्रूरता हुई, तो नहीं वे आ रहे हैं संसद में, नहीं मुंह खोल रहे हैं, तो क्यों है ये चुप? ये बड़ा सवाल था। और लगातार कहीं विश्लेषक, चिंतक बार बार ये कह रहे थे कि कुछ बड़ा पका रहे हैं, कुछ बड़ा करने की मंशा जैसे होती है कि कैसे नैरेटिव बदला जाए। तो अब उसका एक रूप सामने आया है। वो क्या है रूप, मैं आगे उस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हैरान परेशान है, हलाकान है, ये बहुत स्पष्ट है। ठीक है कि आप कुछ पका रहे हैं, हो रहा, और आप करते ही करते हैं, लेकिन अभी ये निकल कर आया है कि संसद में जो गतिरोध बना हुआ था, बना हुआ है, आज भी संसद नहीं चल पाई। और इस सब के बीच मोदी ने अपना दूत राहुल गांधी के दफ्तर भेजा, और दफ्तर में भेजने के साथ अपना जो उन्होंने कहीं निकल के बाद में आया कि एक स्पेशल सेशन भी प्लान किया जा रहा है। अभी जो मौजूदा सेशन है उसमें आप देख रहे हैं कैसा गतिरोध है, लेकिन स्पेशल सेशन तो जो चल रहा है, पक रहा है, वो सारा कुछ। और जो राहुल गांधी है, इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस है, पूरा का पूरा जो ये गठजोड़ है, वो संसद तो ठीक ही ठीक है, सड़क पर भी पूरा प्रतिकार कर रहा है, जोरदार कर रहा है, कोई मौका छोड़ नहीं रहा है। तो ये जो बड़ा कुछ है, इसी पर बातचीत करेंगे। आज जुड़ गए हमसे अभय दुबे साहब। प्रोफेसर साहब, यहां से शुरू करना चाहूंगा कि आज जो है दूध पहुंचा, आप तक पहुंची होगी खबर, आप अभी हिंदुस्तान में नहीं है, तो रिजिजू को पहुंचाया गया, और राहुल गांधी तो वहीं अटके हैं कि पहले आए सदन में बयान दें, और आज भी वही रहा, जबरदस्त एक गतिरोध, और साथ में संसद परिसर में मार्च, सारा कुछ। तो ये जो निकल कर सर ये आया है कि एक स्पेशल सेशन 16, 17 और 18 अगस्त को ये सरकार बुलाना चाहती है, और वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण विधेयक, इसको लेकर मनाया जा रहा है, ऐसी खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं। और आप लगातार कह रहे थे कुछ सोच रहे हैं, कुछ पका रहे हैं, तो यहीं से शुरुआत। अबे सर, देखिए, अगर उन्हें विश्वास होता कि उनके पास 2/3 बहुमत की जुगाड़ हो जाएगी, तो वो कांग्रेस के पास किरण रिजिजू को न भेजते, राहुल गांधी के पास किरण रिजिजू को न भेजते, क्योंकि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ये परिसीमन का बिल कांग्रेस नहीं पास होने देगी, और इंडिया गठबंधन के दूसरे सदस्य दल हैं वो इसको पास नहीं होने देंगे। चूंकि उनके पास जो आश्वासन है, जिसको वो उनकी तरफ से प्रचार किया गया है कि द्रमुक की तरफ से आश्वासन है या शरद पवार की पार्टी की तरफ से आश्वासन है, वो आश्वासन पक्का आश्वासन नहीं है, वो सिक्काबंद आश्वासन नहीं है। तो इसीलिए, वरना अगर वो आश्वासन पक्का और सिक्काबंद होता तो वो इसी अधिवेशन में रख देते। भाई, अब अगस्त के 15 दिन क्यों और चाहते हैं योजना बनाने के लिए? इनके पास तो इस अधिवेशन के भी 7 दिन थे, करीब 8 दिन थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तो कम से कम 10, 11, 12 दिन ऐसे थे जिनमें वो ये काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर दोबारा फिर से उनका वो बिल गिर गया तो उनको बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी, और फिर शायद अभी जो कुछ वापसी की एक आध क्षीण सी संभावना लग रही है, वो क्षीण सी संभावना भी समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि उन्होंने 15 दिन का समय अपने आप को और दिया, और अब वो राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष समझौता विहीन है, अनकम्प्रोमाइजिंग स्ट्रगल कर रहे हैं वो राहुल गांधी उनके खिलाफ, अभी से नहीं, लगातार शुरू से। और 2-3 तरह की चालें खेल रहे हैं ये लोग साथ में। देखिए, पहली चाल ये खेल रहे हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई जेन जी के साथ में तो अच्छा संबंध होने चाहिए, उनको डिक्टेट नहीं करना चाहिए, बल्कि मिलजुल के बात करनी चाहिए, और वो एक अपनी जेन जी का अपना अधिवेशन भी कर रहे हैं। फिर नरेंद्र मोदी भी इसी प्रकार की बात अपने आधी रात की तरफ बनाई गई रीलों में बोलते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ आरएसएस के और बीजेपी के दूसरे लोग जो हैं, वो जेन जी के बारे में बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहे हैं, उन्हें गद्दार कह रहे हैं, उन्हें देश विरोधी कह रहे हैं, उन्हें संविधान विरोधी कह रहे हैं, उनको पंचर लगाने वाला कह रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है और वो भी कहा जा रहा है। एक तो चाल ये खेली जा रही है पूरी तरीके से। दूसरी तरफ उनकी कोशिश है कुछ बड़ा करने की। बड़ा करने के लिए उनके पास परिसीमन वाला मामला है, तो उसमें मेरे ख्याल से विशेषज्ञों की, समीक्षकों की राय 2 तरह की है। एक समीक्षकों का एक हिस्सा ये मानता है कि परिसीमन का बिल अगर बीजेपी ले आए और पास करा ले तो उसकी बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी और मौजूदा वो साख के संकट से निकल आएगी।
दूसरी दूसरी राय का कहना यह है कि नहीं, अब परसीमन का बिल पास कराने से भी साख का ये संकट दूर नहीं होगा, क्योंकि ये तो परसीमन का बिल तो आगे भविष्य के लिए है ना। मतलब जो है, ऐसा था नहीं कि परसीमन का बिल आपने पास कराया और तुरंत आप दनादन दनादन चुनाव जीतने शुरू हो गए। वो तो एक सवाल है कि आगे इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो भविष्य बताएगा ना ये तो। वर्तमान की समस्या का निपटारा भविष्य के लिए उठाए गए किसी कदम से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको वर्तमान में ही कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे लोग भौचक्के रह जाएं, चकित रह जाएं, चकाचौंध हो जाएं, और अभी तक जो घटनाएं हुई हैं, पिछले करीबन 2 महीने की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को भूल जाएं, या वो घटनाएं मतलब उनके लिए महत्वहीन हो जाएं। ऐसा कोई काम करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि मोदी के शस्त्रागार में, मोदी का तिकड़मों का जो शस्त्रागार है, उसके अंदर अब ऐसी कोई ट्रिक रही नहीं है। अमित शाह की जो धमकियों वाली राजनीति है, उसके पास भी कोई ऐसी ट्रिक नहीं रही है। यहां तक धमकियों वाली राजनीति भी उनकी मुरझा गई है। अब तो स्थिति यह है कि भाई अमित शाह संसद में आने से सीधे इसलिए घबरा रहे हैं कि संसद में आके उन्हें भाई 2 में से एक बात तो करनी पड़ेगी। या तो उन्हें जेन ज़ी के पूरे आंदोलन को देश विरोधी कह के रिजेक्ट करना पड़ेगा, खारिज करना पड़ेगा, या ये मानना पड़ेगा कि ये जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसमें जो कुछ कमी बेशी हुई है उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा, और कोई तीसरी कोई गोल मोल बात करनी पड़ेगी। तो अमित शाह इन तीनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ना तो वो गोल मोल बात करके अपनी शख्सियत और अपनी छवि जो बनी हुई है उनकी, पहले से एक स्ट्रांग मैन की छवि बनी हुई है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। न वो अफसोस व्यक्त करके पूरी सरकार की कमजोरी की चुगली खाना चाहते हैं, और न ही वो जेन ज़ी के खिलाफ बोलकर पार्टी को और जेन ज़ी को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देना चाहते हैं। तो अमित शाह तो सकते में हैं। इस घटना ने जो 20 जुलाई को उनके निर्देशों पर, उनकी देखरेख में पल पल उनको ब्रीफ किया जा रहा था, पल पल वो आदेश दे रहे थे। देखिए, छात्रों के एक प्रदर्शन के ऊपर जब पुलिस जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो वो पैलेट गन लेके क्यों गई? जाहिर है पैलेट गन लेके इसलिए गई क्योंकि पैलेट गन वो चला सकती थी। वो कील भरे और बिजली के करंट देने वाले डंडे लेके क्यों गई? खुद किरण बेदी ने कहा है कि ये सब लेके नहीं जाना चाहिए था जी, उसको। तो जी, केवल अपने बचाव के लिए जो आर्मर है, अपना ज़िर बख्तर जो है, और अपनी ढाल वगैरह लेके जाना चाहिए था, हेलमेट वगैरह पहन के जाना चाहिए था, ताकि उसको खुद ना चोट लगे। चोट पहुंचाने के लिए हरबे हथियार ले जाने की क्या जरूरत थी? उस हरबे क्या हथियारों का बड़ी निर्ममता से, बड़े बेहिसाब तरीके से वहां पर इस्तेमाल किया गया। ये अमित शाह की मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। ठीक अब बात आज है, ही मैं बड़े आशुतोष जी से एक चर्चा कर रहा था, तो आशुतोष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। आशुतोष जी ने ये कहा कि उसका श्रेय देना चाहिए आशुतोष जी को। देखिए, कि राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था 90 के दशक में, तो मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनका कहना यह था कि मैं अयोध्या में किसी चिड़िया को भी पर नहीं मारने दूंगा। लेकिन फिर भी जब कार सेवक वहां पहुंच गए तो उसके इस बयान का मतलब यह था कि गोली चला दी पुलिस ने, कार सेवक मारे गए। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि गोली किसी कीमत पर भी नहीं चलेगी, तो गोली नहीं चली, वो बाबरी मस्जिद टूट गई। यस, यस, यस। अच्छा, तो ये राजनीतिक फैसला होता है। आप किसी का दमन करेंगे, सॉफ्ट पैडलिंग करेंगे, हार्ड पैडलिंग करेंगे, क्या करेंगे, मतलब जो है ये एक राजनीतिक फैसला होता है। इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि मजिस्ट्रेट का काम था ये फैसला देने का। और वो राजनीतिक फैसला 2 ही व्यक्ति ले सकते थे, या तो अमित शाह ले सकते थे या नरेंद्र मोदी ले सकते थे राजनीतिक फैसला। अमित बिल्कुल, शाह क्यों बिल्कुल, गृह मंत्री थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। बिल्कुल। तो नहीं, ये बिल्कुल, ये सब बातें आईने की तरह स्पष्ट हो गई हैं, और राहुल गांधी ने इस नब्ज को पकड़ लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, पकड़ बिल्कुल। लिया है, और अमित शाह छटपटा रहे हैं, कैसे निकलें कैसे छूटें, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। और अमित शाह की जो चमचा मंडली है, वो पिछले 3-4 दिन से झूठे वीडियो डाल रही है। जी, अभी जी। कल या परसों एक वीडियो डाला गया जिसमें कहा गया कि अमित शाह जो है वो संसद में अगले दिन ही बड़े जबरदस्त अंदाज में उतरने वाले हैं और सबको ध्वस्त कर देंगे। लोग डर के मारे कांप रहे हैं कि अमित शाह उतरने वाले हैं। अमित शाह तो नहीं उतरे। उससे पहले अमित शाह के पुराने बयानों को
काट काट के डाला जा रहा था ताकि लोगों को भ्रम फैले कि अमित शाह लगातार संसद में गरज रहे हैं। इसको बेवकूफ बना रहे हैं लोग, ठीक बात है। अपने आप को अब देश बेवकूफ बना रहे हैं लोग। देश देश बेवकूफ नहीं बन रहा सर। देखिए आप हाँ, जो तो कह रहे थे, ये सब चलने वाला नहीं है अब इनका। आप देखिए इनको, जैसे कि अभी अभी किसी ने कहा कि ये तो एक ऐसी गली में चले गए हैं ये लोग, जिस गली से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, पीछे दीवार है और आगे जैसे चले जाएंगे वहां पे आगे जेंजी डांस कर रही है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। नहीं सर, देखिए जो जो भाई ये लोग यही कहा करते कि मुलायम ने गोली चलवाई, मुलायम सिंह यादव पे ठीकरा फोड़ते थे। आपने किए कि पूरे समय देखा हमने। सर जो हम नंबर की बात करते, नंबर इनके पास जो 2/3 में, अगर मैंने लोकसभा का निकाला था, आप अगर कुछ मेरे गड़बड़ तो करेक्ट कीजिएगा, कि इन्होंने जैसे वो टीएमसी के 20 तोड़े थे, 6 यूबीटी के तोड़े थे, तो इनके पास 312 के आसपास का नंबर है। 50 कुछ कम है, 362 चाहिए वहां पर। और इधर जो राज्यसभा में 245 में जो नंबर है उसमें 163 चाहिए, 2/3 के लिए, 2/3 के लिए 163, वहां 154 के आसपास है, 9 कम है। तो ये जो जोड़ तोड़ है, जुगाड़ है, इसमें मैं दो तीन चीजें पूछता हूँ। ये कह रहे थे जो आपने कहा डीएमके एनसीपी हमारे, और एनसीपी डीएमके तरीके से तैयार है कि 50% की जो सीटें बढ़ाई है वो डिमांड पे हम तैयार है। एक तो सर, इसके अलावा जो बाकी दल हैं जो तोड़फोड़ करते हैं, कुछ ठीक है अभी ना प्रस्तुत कर पाए 15 दिन में, आगे अभी कुछ संभावना है यूपी इलेक्शन के पहले आप देखते हैं कि ये जो कहीं जो डोरी डालते हैं तो कहीं जो अखिलेश के दल में कुछ तोड़फोड़ या कुछ और जो जोड़ जुगाड़ आप देखिए, अगर अगर दो घटनाएं नहीं होती, सर? एक तो चढ़ावा चोरी वाला मसला नहीं आया होता, जी वो स्कैंडल नहीं हुआ होता, और ये जेंजी वाला स्कैंडल नहीं हुआ होता, तो हो सकता है कि ये अपने इसी तरह की हथकंडेबाजी से ये धीरे धीरे करके, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद सही, कहीं ना कहीं से 2/3 बहुमत की जुगाड़ कर लेते। कुछ कम रह जाता तो कुछ लोगों को अनुपस्थित करा देते, और सदन की जो प्रभावी संख्या है उसको कम करके बहुमत की संख्या भी कम हो जाती, उससे तो ये कर सकते थे ये काम। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद में अब ये चीज थोड़ी काफी मुश्किल हो गई है, अब आसान नहीं रहा ये सब करना। तो अब मुश्किल है इसका होना, इसीलिए कांग्रेस के पास गए हैं। ठीक ठीक। और कांग्रेस घास डालनी चाहिए, वो राहुल गांधी कांग्रेस क्या, स्पष्ट क्यों कांग्रेस क्यों पागल है? कांग्रेस क्या, कांग्रेस ने अगर इस मसले पे घास डाल दी तो फिर कांग्रेस के लिए घास कभी होगी कि होगा कि नहीं? और राहुल गांधी तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, उसमें वो बच्चे सारे प्रस्तुत हुए और वो उन बच्चों बच्चियों के जो कॉन्फिडेंस का लेवल देखा और जिस तरीके से प्रस्तुत हुए वो लाजवाब तरीके से। और वो कह रहे थे राहुल गांधी कि भाई ये काम करना चाहिए गृह मंत्री को, ये काम करना चाहिए सही प्रधानमंत्री बात को। हालांकि वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, नहीं एक नहीं, चीज ये है। और बहुत, दूसरा इसी में जोड़ देखिए दो सर, इसी में आप जोड़ ये सब जी लोग ये सब लोग फंसते चले जा रहे हैं अपने ही बनाई हुई गुत्थियों में। दूसरे के लिए जो, दूसरों को जो फांसते थे वो सब खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। पहले कभी इन्हें गोदी मीडिया बचा लेता था, कभी विपक्ष की अक्षमताएं इन्हें बचा लेती थीं, कभी वक्त का रुझान जो था वो इन्हें बचा लेता था, कई बातें इनके पक्ष में चली जाती थी, ये बच जाते थे। अब नहीं बच पा रहे हैं। आप देखिए ना, इस देश में कितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं भाजपा के। योगी आदित्यनाथ कितने ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, हेमंत विश्व शर्मा कितने ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, ये सब बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल? सर सर हैं? सर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, मुंह में दही जमाए हुए। जी 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 इनमें से किसी ने अमित शाह के पक्ष में एक भी शब्द बोला है अभी तक? नहीं नहीं बोला सर, नहीं बोला। जैनजी के खिलाफ भी बोलने से तक चुप रहे, कतरा रहे हैं। इन्होंने जैनजी के खिलाफ बोल दिया तो वो उन्हीं के राजभवन पर चढ़ दौड़ेंगे लोग फिर, तो बहुत सर मुश्किल उत्तर हो प्रदेश जाएगी इनके लिए। कोई नहीं प्रदेश चाहता, जैनजी का निशाना कोई नहीं बनना चाहता। मैं वही जोड़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में 14.5 करोड़ वोटर हैं और उसमें 6 करोड़ के आसपास जैन जी का आंकड़ा निकल रहा है। तो वो हाँ बताइए, योगी आदित्यनाथ को भी और जबरदस्त उन्हें भय होगा। उन्हें योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना है। तो ये सब देखिए, हमेशा हमेशा जो है ना, ये परिस्थिति, हालात आपके पक्ष में नहीं होते। आपके नेतृत्व का सही मूल्यांकन तब होता है, सही कसौटी पे तब वो कसा जाता है, जब विपरीत परिस्थितियों में आप वो करके दिखाएं जो अनुकूल परिस्थितियों में कर रहे थे। अभी इस परिस्थितियां विपरीत हैं, इसमें आप कुछ करके दिखाइए, तब माने कि आप किस मार खाएं। एक चीज और भी हुआ है सर, मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी इसी मसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो हम अभी डॉक्टर मोहन भागवत की बात कर रहे थे कि डिक्टेटर वाला नहीं, डिक्टेट नहीं, डायलॉग वाली जो बात की थी, उन्होंने कहा है बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार। आज कह रहा है जिसने जन्म दिया ये
इस काकरोच जनता पार्टी को वहां से निकला है सर, इस पे क्या कहिएगा देखिए, एक। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हेमंत विष्णु शर्मा हो, कोई भी हो, ये सब लोग तरह तरह के अंदेशों में फंसे हुए हैं। किसी के सामने दिमाग को स्पष्ट नहीं है कि हालात कितने और बिगड़ सकते हैं। हो सकता है कभी द्रमुक ने उनको आश्वासन दे दिया हो कि भाई वो सीटें दूनी हो जाने से हम आपको दे देंगे समर्थन, अपने चुनाव हार गई है, अपने कमजोर क्षणों में ये बात कह दी हो, लेकिन कोई कोई बॉन्ड भी लिख के दी नहीं जाती चीजें ये। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उससे भी मिल गया होगा इन्हें समर्थन, उन्होंने बयान भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद सुप्रिया सुले ने जो भाषण दिया है संसद में जैन जी के पक्ष में, वो तो भाषण बताता है कि अब तो दोबारा वो उस बात पे कोई मानने वाला है नहीं। सर जो 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 हमारे यहाँ घटनाक्रम बीते 2-3 दिन में हुए हैं, हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की कल मुलाकात हुई मोदी से। इसके अलावा जो चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई थी, क्या इनको भी तो अपनी चिंता है? और इसके अलावा एक और घटनाक्रम था, कल कल बहुत लंबे वक्त के बाद जो नीतीश कुमार है वो अपने खुद के यूनाइटेड जनता दल के दिल्ली दफ्तर पहुंचे थे। तो इन चीजों को, क्योंकि इनको अपनी चिंता नहीं होगी, ये भी तो कहीं ना कहीं छटपटा ही रहे हैं जिस तरीके। और हर व्यक्ति देखिए, जो पॉलिटिशियन, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े अनुभवी हैं। नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, ये सब लोग बहुत अनुभवी लोग हैं। ये सब लोग तेल देखते हैं और तेल की धार देखते हैं। क्या बात है, बात है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके हिसाब से चलते हैं। कल उन्होंने क्या कहा था, 1 घंटे पहले क्या कहा था, ये मायने नहीं रखता, इसका कोई मायने नहीं है। अभी वो क्या करेंगे, राजनीति जो है वो वर्तमान में खेली जाती है। राजनीति का खेल जो है वर्तमान में खेला जाता है, न वो अतीत में खेला जाता है, न निकट अतीत में खेला जाता है, न भविष्य में खेला जाता है, न दूरगामी भविष्य में खेला जाता है। एक चीज और भी हुई है सर, वो जो वाइको जी की पुस्तक वाला भी आपने रात में देखा होगा शायद, वो जो वाइको इन पार्लियामेंट पुस्तक है, उसमें राहुल गांधी ने जो बहुत ही आक्रामक तरीके से, और उन्होंने कहा है कि कौन होते हैं नरेंद्र मोदी इन जो देश के भविष्य को माफ करने वाले। एक और फिर साथ में संघ को भी बहुत लपेटा है सर, उस पर भी एक नोट आपका सर। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कर रहा है, इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक को बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा इनका, और इसको भागवत ने भांप लिया है। अब अतुल्यमय हैं उनके बड़े पदाधिकारी हैं, वो लगातार जैन जी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो भारतीय विद्यार्थी परिषद को ललकार रहे हैं कि अरे तुम कहाँ बैठे हुए हो, तुमने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया, ये आंदोलन कैसे हो गया, ये आंदोलन में तुम्हें करना चाहिए था, ये तो मतलब जो है, तो ये भूल गए अतुल्यमय। विद्यार्थी परिषद जो बाकायदा विपक्ष की राजनीति, जब बीजेपी ये जनसंघ करता था तो एक छात्र संगठन हुआ करता था जो कई जगह संघर्ष वगैरह भी किया करता था। जब से लोग सत्ता में आए हैं, विद्यार्थी परिषद ने सरकार की दलाली करने के अलावा किया क्या है? सरकार के लिए मुखबिरी करते हैं वामपंथी छात्रों के खिलाफ। रोहित वेमुला की आत्महत्या क्यों हुई थी? विद्यार्थी परिषद वालों ने ही उसको तंग किया था, उसके खिलाफ शिकायतें कर करके मानव संसाधन मंत्रालय में। इसके लिए बाद में स्मृति ईरानी ने रोते हुए, चीखते हुए और अपनी छाती ठोकते हुए सदन में उनको वक्तव्य देना पड़ा। विद्यार्थी परिषद वाले सिर्फ विश्वविद्यालय परिसरों में सरकार के लिए मुखबिरी का काम करते हैं। या जो अपोजिशन सरकारें, जहां अपोजिशन है, जैसे झारखंड अभी चल रहा है या पंजाब कर रहे हैं या कुछ जो काम चल रहा है, ये इतना भी काम है बस कि यहां से कहा नहीं नहीं, वहां भी कुछ नहीं। जैसे मान लो झारखंड ने तो वो मानव संसाधन मंत्रालय में विश्वविद्यालय है, वहां पर शिकायत करेंगे केंद्र में। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों ने अपने, आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के तमाम संगठन है, भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय किसान संघ है, ये सब संगठन है ना, है स्वदेशी जागरण मंच है, ये सब जंग खाए पड़े हुए हैं। 12 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया है। किसी मजदूर आंदोलन में भाग नहीं लिया, किसी किसान आंदोलन में भाग नहीं लिया। स्वदेशी जागरण मंच ने अपनी पूरी जो थीसिस थी, जो आर्थिक थीसिस थी, उसको उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया है। सत्ता में बने रहने के फायदे तो सब लोगों को दिखते हैं, नुकसान किसको दिखता है? नुकसान तब दिखता है जबकि पराजय एक थप्पड़ पड़ता है, तब नुकसान दिखने लगता है। ठीक बात है। अबे सर इनके अंतर्द्वंद भी बहुत सारे हैं। देखिए अभी जो हमने पहले भी आपसे चर्चा में बात की थी,
तीन जो उपचुनाव, तीन में जो बुरी तरह से हार हुई, बांकीपुर और दतिया हारे और उधर वोट कम हुए, अभी जो निकला है 36-48 घंटे में दतिया में तो एक्शन शुरू हो गया। वहां पूरी 1000 की टीम जो बीजेपी ने बरसों बरस से बनी थी, सब पूरी घर के वजह सबको, पूरी टीमें वहां की जो जितनी इकाई सबको डिसॉल्व कर दिया। अब कुछ नए से। और दूसरा मैं इसमें यह पूछना चाहूंगा कि ये तो ठीक है नरोत्तम, लेकिन बांकीपुर में सर निकला है कि वहां जो 422 बूथ, 405 पर हारी है भारतीय जनता पार्टी, हाँ, खुद का बूथ हारे। तो अब ये भी तो कहीं उठेगा कि भाई वो वहां भी तो अपनी गिरेबा में झांके, नेशनल जो प्रेसिडेंट है वो हार जाए। तो ये इस पे भी कुछ क्या क्या कहिएगा? नहीं इसमें क्या, आप देखिए ना, भारतीय जनता, इसीलिए कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीनरी है इसकी बड़ी तारीफें होती रही हैं, इसने सफलता भी बहुत अर्जित की है। इस घटनाक्रम से लगता है कि ये चुनावी मशीनरी अब पुरानी हो गई, इसमें घिसावट और थकावट के लक्षण दिखाई देने लगे। वो सब फिक्रेबाजी जो थी, पन्ना प्रमुख, अन्ना प्रमुख वगैरह, सब ये जो था, मतलब जो है ये किस तरह निष्प्रभावी हो जाता है जनता की, जब जनता खिलाफ हो। अब दिल्ली में 2 चुनाव जब आम आदमी पार्टी ने इनकी दुर्गति की बीजेपी की, तीसरा चुनाव तो आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन उस तरह नहीं हारी जिस तरह पहले 2 चुनाव जीती थी। उसमें पन्ना प्रमुख कहाँ चला जाता था बीजेपी का? बिल्कुल बिल्कुल। जब बीजेपी को 3 सीटें मिली थी या दूसरी बार 7-8 सीटें मिली थी, तब पन्ना प्रमुख कहाँ चला गया था बीजेपी का? या 2015 के बिहार में पन्ना प्रमुख कहाँ चला गया था बीजेपी का? तो बीजेपी का पन्ना प्रमुख भी, बीजेपी के चाणक्य भी और विश्वगुरु भी बीजेपी के, सब कहां चले जाते हैं वो होता है। मैं ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। चुनाव आप तिकड़म से जीतते रहते हैं, फिर एक बार जब जनता नाराज हो जाती है तो आपको अपनी तिकड़मों पर संदेह होने लगता है। इस वक्त बीजेपी उसी दौर से गुजर रही है। मैं सर समअप करूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा। मैं अभी नागपुर बात कर रहा था, संघ मुख्यालय पर बैठे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, बाकायदा बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि संघ बिल्कुल सोच रहा है, उसको लग रहा है कि अब इनको ढोना जो है, और दोनों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अकेले ना नरेंद्र मोदी ना अमित शाह, वो कह रहे हैं ये दोनों की जो जोड़ी है, इसको अब ये लाइबिलिटी बन गई है और कुछ उनके मन में चीजें हैं। लेकिन क्या संघ की, वही जो हम बार बार पूछते, इतनी हैसियत, इतनी हिम्मत आज की तारीख में कहीं कुछ है कि ये रिप्लेसमेंट कुछ हो जाए? देखिए, देखते हैं संघ आप। के बारे में मुझे एक उसके बड़े पदाधिकारी की बात याद आती है। जब उससे पूछा गया, तो ऐसी अनौपचारिक रूप से बात हो रही थी, उससे पूछा गया क्या संघ मतलब किस तरह जिताता, किस तरह है लोगों को, भाजपा के उम्मीदवारों को। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि संघ जिताता है इसकी तो गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन संघ हरा सकता है इसकी गारंटी हम लेते हैं बात सही। भाजपा के उम्मीदवारों को। जी। तो अगर संघ की बात मानकर मोदी ने गद्दी नहीं छोड़ी, अगर संघ कहता है उनसे मोदी जाएंगे तो अमित शाह को कौन पूछता है, अमित शाह की तो कोई औकात ही नहीं है मोदी के बिना। अगर गद्दी नहीं छोड़ी तो संघ उनको हरा देगा। और इस समय जो देश का मूड और मोड है सर, इस समय तो ना बीजेपी ना संघ ना कुछ, और जो बिल्कुल अलग दशा में देश बढ़ रहा है, ये जो आज के और हाल। आप देखिए कि जेनजी के खिलाफ ये सांप्रदायिक कार्ड भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जी जी। क्योंकि जेनजी में मुसलमान तो है ही नहीं, एक आध किसी नाम को छोड़ के कोई भी नहीं है मुसलमान। सर सर ये तो हिंदुओं का जेनजी है। सर वो आज जो बच्ची को प्रस्तुत किया था, उसने कहा कि मेरा नाम जो है, वो एक तो थी लड़की मुस्कान, उसको मुस्कान को मुसलमान समझ के ट्रोल, और क्या क्या लिखा गया। एक लड़की थी कोई रिया हीर, जो वो जिसने वाहन रोका था वहां मुंबई में, उसको इतना गंदा गंदा जो ट्रोल आर्मी है इनकी, क्या क्या बोला जा रहा है, समझने को शायद तैयार नहीं। अच्छा, ये समझते हैं कि ये करके वो वाला इफेक्ट पैदा कर लेंगे जो पहले 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले किया करते थे। देखिए, एक लखनऊ कहावत है कि वो जमाने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। बहुत सही है सर, सही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है सर, यही समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि खलीफा जो है फाख्ता उड़ाने की हैसियत में, हिम्मत में बचे नहीं जी। है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, आभार। दोस्तों, आप सुन रहे थे अभय दुबे जी को, और जो सारा सीन है, दृश्य है, ये जो जोड़ तोड़ कोशिशें और कुछ है, चीजें निकल रही हैं, आ रही हैं कि क्या क्या मन में चल रहा है मोदी और शाह के, क्या क्या वो कैसे नैरेटिव बदलना चाहते, लेकिन अब कुछ चल नहीं रहा है। ना बीजेपी कुछ कर पा रही है, ना उनके जो जितने आकाज हैं उनकी भी स्थिति हर जगह है, जो दूसरा इंजन और जो मुख्य इंजन तमाम, और संघ संघ सोच जरूर रहा है, लेकिन वो फलीभूत कैसे कर पाएगा, क्या कर पाएगा, ये भी बड़े सवाल हैं इन दोनों के सामने। क्योंकि ये जो तिकड़म की बात अभय सर ने की कि तिकड़म ही तिकड़म, तो देखिए आगे क्या होता है, कैसे चलता है। और वो जो एक लाइन है कि अब
खलीफा फाख्ता उड़ाने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी हो हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखकर देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।